ओके सर, मैडम हम कमली की बात करते हैं। कीजिए। ठीक है। कमली में आपने हमारे रिव्यूज़ भी देखे। हाँ, तुम उसमें लोगों के रिव्यूज़ तो नहीं है, वो दीवानगी कोई अजीब सी को ऑब्सेशन है। आई लिटरली फेल्ट कि ये फिल्म को मैं कम जानता हूँ और अब ये 3 लोग ज़्यादा जानते हैं। मैंने वो आई थिंक आई डेफिनेटली सीन 2 ऑफ द। हाँ, ये दो हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बात हुई है। इतनी लंबी तो फिल्म नहीं है जितना लंबा तुम लोगों ने रिव्यू भी एक किया। एक तो बहुत लंबा है। हाँ, बहुत लंबा है, 1 घंटे का है। कीजिए। अच्छा, उसमें जितनी भी हमने थ्योरीज डिस्कस की वो सारी ठीक हैं? आई थिंक 100% और अ सेफ 99%। वो एक अंडे वाला और वो मतलब सहरा में अगर कुछ भटका। चीज़ें तो ऐसी भी हैं जो मुझे भी नहीं पता था कि बीच में लिंक्स ये वाले बन रहे हैं, बट वो जब आप एक कहानी के अंदर डूबे होते हैं या जब वो प्रोसेस हो रहा होता है, बहुत सी चीज़ें राइटर ने अपने तौर पे की होती हैं। आप भी किसी पॉइंट पे वो कनेक्शन को कॉन्शियसली सोच रहे होते हैं, लेकिन शूटिंग करते हुए कभी जहन से निकल भी जाता है। फिर लेकिन देखने वाले की भी जो क्या कहना चाहिए, जो ड्यूटी है वो तुम लोगों ने इतना ड्यूटीफुली अदा की है कि you guys definitely made some connections which were very interesting and काफ़ी revelation type था मेरे लिए भी। ओके। अच्छा समित, क्या बनाते हुए दिमाग में था क्लासिकल एलिमेंट्स ऑफ फिलॉसफी, वाटर, अर्थ, फायर, एयर, और ये हर चीज़ डिफरेंट डिफरेंट इमोशन को डिफाइन करते हैं? To some degree, yes. क्योंकि अगर हम उसका फिल्म का फ्लो देखें तो वो पानी से स्टार्ट होती है, तो पानी रिप्रेजेंट्स फीलिंग, क्रिएटिविटी, और फिर अर्थ, और फिर वो ये मुझे नहीं नहीं पता पानी रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। नो, बट अगेन जो नेचर के एलिमेंट्स हैं, बट यू राइट। आई मीन आई डेंट मीन टू से कि आप गलत कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन एलिमेंट्स का ज़िंदगी से, एग्जिस्टेंस से ताल्लुक डेफिनेटली बहुत कॉन्शियसली बनाया गया, बिकॉज द होल थिंग इज़ कि वो अपने जहन में क्रिएट कर रही है कुछ, सो शी नीड्स all the elements that are needed for creation. But despite all those elements, वो creation के अंदर वो एक essential चीज़ नहीं डाल सकती जो इंसान के इख्तियार से बाहर है। अब आप बार बार इंटरव्यूज में कहते हैं कि आपकी नज़र में ये कमर्शियल फिल्म है। देखो भाई, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल की ना डिबेट मुझे अच्छी नहीं लगती अब, बिकॉज मुझे अगर कोई ये कहे कि कमर्शियल फिल्म वो है जो 80s के बॉलीवुड जैसी लगे, जिसमें बड़े पर्दे का मतलब हो, बहुत सारे डांसर्स हों और बड़े बड़े घर हों और लाउड एक्टिंग हो, तो मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। मैं सोचता हूँ सिनेमा किसी भी और चीज़ की तरह, फ़ोन का मॉडल, मतलब फ़ोन इतने बड़े बड़े होते थे तो इतने इतने हो गए ना, लाइक सो आई जस्ट एक एवोल्यूशन होती है ना। सिनेमा भी किसी ज़माने में उसकी एक अपना मिजाज था, मगर वक्त के साथ साथ बदला है। तो जो कमर्शियल का अगर आइडिया रिस्ट्रिक्टिंग है कि ये बस होगा, और ख़ासतौर पे हमारे यहाँ मुझे लगता है कि जब भी हम कमर्शियल की बात करते हैं, हमको 20-30 साल पुरानी रेफरेंसेस याद कर रहे होते हैं, अपनी फिल्मों के भी और बॉलीवुड के भी। उससे बस मैं सोचता हूँ कि वो मुझे क्रिएटिव नहीं लगते। ओके। एंड कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, वो तो जो फिल्म देखने आ रहे हैं लोग, अब वो बस देखने आ रहे हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आप जैसे मंटो की आप बात कर रहे थे, आई थिंक मंटो, अगर आप उसका रेशो देखो फ्रॉम द बजट टू द बिजनेस, आई थिंक इट वाज अ वेरी कमर्शियल फिल्म। लाइक अब कहानी बिल्कुल वो वाली नहीं है जो अब के जो लगी बंधी फॉर्मूला बाउंड नहीं होनी चाहिए चीज़ें। ओके। सो कमली दैट मीन्स आई फील कि मैंने कमर्शियल फिल्म के एलिमेंट सारे रखे थे, इंग्रेडिएंट्स सारे थे उसमें, बट हाँ उनको इस्तेमाल ज़रा फ़र्क तरीके से किया है। बट मुझे लगता है इट वाज समवेयर इन अ नाइस सॉर्ट ऑफ मिडवे, जहाँ आप अपनी क्रिएटिव इंटेग्रिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, कि मतलब कोई ये नहीं कि ओ ये तो वैसा लग रहा है, ये तो उस फिल्म जैसी चीज़ लग रही है, कि बिल्कुल एक इंस्टेंट छापा ना लगे। छापा भी अब तब लगाते हैं जब आपको लगता है ओ ये चीज़ चलती है तो मैं वैसे ही दोबारा बना लेता हूँ, और फिर जहाँ उसका क्रिएटिव इंटेग्रिटी भी ख़राब ना हो, लेकिन जो लोगों के मिजाज के लवाजमात हैं वो भी पूरे हों बीच में। दैट्स व्हाई आई थॉट इट वाज नॉट अ ज़िंदगी तमाशा, इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ज़िंदगी तमाशा इज़ अ लॉट मोर अनअपोलोजेटिक अबाउट द काइंड ऑफ फिल्म दैट इट इज़। उसका प्रोटैगनिस्ट बड़ी उम्र का है, उसका एक पेस बहुत धीमा, स्लो, मूड बेस्ड, स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप है। कमलीज प्लॉट ड्रिवन, नॉट लाइक अ लॉट ऑफ प्लॉट, लेकिन आप देखो उसमें वो सारे वो वाले मसाला जात हैं,
सस्पेंस है, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब जुल्म हो गया, अब मोहब्बत हो गई, अब डूब गई, अब रात को चली गई मिलने, यू नो, सो इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ प्लॉट ड्रिवन वो। अच्छा, कमली से रिलेटेड ना अभी तक बहुत सारे लोगों के मतलब इंटरव्यूज में भी डिस्कस होता है कि इसमें पहले किसी और ने कास्ट होना था, किसी और ने कास्ट। हाँ। लेकिन मुझे ना आपके प्रोजेक्ट्स में एक चीज़ जो यूनिक लगती है कि आप जिस तरह किरदार दिखाते हैं वो हम अज्यूम नहीं कर सकते कि भाई इसकी जगह कोई और होता तो क्या ही मज़ा आता, या ये आप सोचते हैं ऐसे कि यार ये मुझे इधर सबा ही चाहिए, या फिर आप उसको उस तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं कि वो देखने वाले की नज़र में उसके अलावा और कोई इमेजिन भी नहीं कर सकते आप? आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा कमाल तो सबसे पहले उस इंसान का होता है जो वो किरदार कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट, कि उसको इतना कन्विंसिंग बना दे। एंड कास्टिंग आप देखो पूरी दुनिया में ऐसे ही होती है कि आप एक कोई अपने तौर पे सोच लेते हैं, उसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट? आप किसी के साथ काम करना चाहते हैं, या आप कभी कोई और प्रोड्यूस कर रहा हो, वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर देता है, या दो एक्टर्स जिनका कोई एक जैसा यू नो लाइक मेरिट एक जैसा नज़र आ रहा होता है, तो हमारे यहाँ ऑप्शंस वैसे ही इतनी कम है। सो आई मीन इफ़ आई वर टू से कि मतलब एलिफेंट इन द रूम कि ये किसके लिए लिखी गई, क्या ऐसे नहीं होता। आप जब लिख रहे होते हैं, मे बी आप उसमें किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप यकीनन आपके कोई म्यूज़िस होते हैं ज़िंदगी में जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं, बट हालात वाक़यात कुछ भी हो सकते हैं। मतलब एक डिलिबरेट चॉइस तो हमेशा नहीं होती, कभी लोगों के अपने एंड से भी कोई बीमार हो जाता है, कोई कभी कोई पैसे ज़्यादा चार्ज कर सकता है, बट इन कमलीज़ केस आई थिंक whatever, I mean naturally, क्योंकि वो भी मैंने अभी रिसेंटली क्लिप देखा हुआ, मायरा इज सेइंग कि यू नो मायरा को रिग्रेट है कमली ना करने का। I was very invested in it. Kamli. Yeah. आई डोंट नो वो रिग्रेट मायरा का है, मेरा रिग्रेट नहीं है। ओके क्योंकि मैं ये कहूँगा Okay. क्योंकि इधर फिर वो वाली चीज़ें आ जाती हैं जो इंसान के इख्तियार से दूर हैं। यहाँ पे फिर आपकी लक आती है, यहाँ पे वो टाइमिंग आती है, एंड आई थिंक नाउ आई कैन नॉट इमेजिन एनीबडी एल्स एज हिना। सबा इज़ हिना, सबा ही सी ना। सबा इज़ कमली, यू नो। और फिर कागज़ पे लिखी हुई चीज़ ये कोई मैथ का फॉर्मूला थोड़ी है कि 25 को 5 से आप तकसीम करेंगे तो जवाब 5 ही आएगा, राइट? वो फिल्म जैसे लिखी गई, सबा ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया, जो हिना सबा ने बनाई है वो सबा की हिना है, राइट? एंड इफ़ आई कैन ऑल्सो से कि अब जब मैं एट सम पॉइंट डेफिनेटली कहीं जब ये गुफ्तगू शुरू हुई थी, एंड इसमें कोई सीक्रेट भी नहीं था, आई टोल्ड सबा कि ये बातचीत माहिरा से चल रही थी, और अब जो भी हालात हुए हैं तो मैं जितनी डिटेल जाननी है मैं बता सकता हूँ। एंड शी सेड मैं पढ़ लूँ, तो उसने पढ़ी एंड शी सेड आई एम डूइंग इट। ओके। उसके बाद हमने कोई बात नहीं की थी एक, बल्कि एक दफ़ा सबा मुझसे खफा हो गई। खफा किस तरह होगी, वही होता है ना जो मैं पॉडकास्ट की बात कर रहा था, मैंने कहीं बैठ के बात हुई वही कि हमें पता चला है ये रोल। मैंने कहा नहीं लिखा किसी के लिए जाना, तो ये मैंने कहा जब मैं कोई किरदार लिखूं तो मुझे तो पता नहीं, मैं पुराने ज़माने का आदमी हूँ या मेरे फेवरेट्स वो हो सकते हैं, मैं अपने दिमाग में सोचूं ये कैरेक्टर मधुबाला को करना चाहिए, मधुबाला तो जिंदा भी नहीं है, बट हो सकता है मैं कागज़ पे मधुबाला का सोच के लिख रहा हूँ, राइट? या जब वो कागज़ पे लिखा जा रहा है, जब विजुअलाइज हो रहा है, तो मैं सोचूं कि ये स्मिता पटेल को करना चाहिए, राइट? या ये रोल तो मुनव्वर ज़रीफ साहब को करना चाहिए, यू नो, बट अब वो लोग तो नहीं है। सो समटाइम्स इट्स नॉट दैट कि आप कास्टिंग कोई लगी बंधी सी आपको कर लेते हैं, बट आई ओनली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट नाउ बिकॉज आई थिंक वो सोशल मीडिया पे हर चीज़ का एक वो लस्सी सी बन जाती है। इफ मायरा वुड हैव डन इट, शी वुड हैव played it differently, right? But the kind of interpretation, the kind of skill, the kind of ownership of Hina that Sabaa has brought, there can be no other Hina anymore. Period. This is her film. अब वो वही बात है कि एक कमीज़ कहीं पे बने और कोई कहे कि जी ये इट्स मेंट टू बी वर्न बाय समवन, बट हो सकता है कोई और ख़रीद के ले जाए उतनी देर में, राइट? तो जिसने पहन ली तो फिर उसकी होगी। तो जिस सलीके से सबा ने उसको पहना, जिस सलीके से उसने उस चीज़ को निभाया, और आई डू फील दैट कमली नाउ व्हाट इट इज़ with the kind of feeling and the kind of genre, this is Sabaa's film through and through, and जैसा सबा ने किया वैसा कोई नहीं कर सकता। ओके, पीरियड। अच्छा, डिकंस्ट्रक्टेड आप करते हैं अपनी मूवीज़ की, एक पॉडकास्ट सीरीज चलती है, कमली की मैंने फॉलो की,
एक्ट्रेस की नहीं आई, हालांकि जिंदगी गुलजारा में देखी। या वो एक्ट्रेस का ना बताऊँ क्या था, क्योंकि ज़िंदगी तमाशा की हमने वैसे कैंपेन नहीं की थी कोई, वो तब की थी जब हमने इसको थिएटर में रिलीज़ करना था। आई थिंक कमली में माई एक्टर्स गॉट सो टायर्ड, 36,000 तरह के पॉडकास्ट, मैगजीन्स के इंटरव्यूज़। तो अगर उसका जो पॉडकास्ट के पीछे अगर मेरा मकसद है इज़ टू टॉक टू द पीपल हु आर नॉट ऑन स्क्रीन, ओके, यू नो, सो वो ज़िंदगी तमाशा में सिर्फ मैंने इसलिए किया था कि वो लोगों को वैसे कहीं मौका नहीं मिला था बात करने का, वरना लेकिन मैंने बहुत सीखा है उन 2 सीरीज से। हाँ, आई एम हैप्पी देन, बिकॉज मेरा मकसद यही था। मैंने कहा ये, क्योंकि वो आप भी करते हो मतलब पॉडकास्ट या इंटरव्यू, यू नो हाउ मच टाइम इट टेक्स, और मुझे लगा कि ये फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है। मतलब ये मकसद वैसे मेरा नहीं था, मेरा मकसद था लोगों से बस गुफ्तगू नहीं, हम ये जो मुंह खोल के बोल देते ना फिल्म नहीं अच्छी, लेकिन अब पता लगता है कि आपका अच्छा राइट है, ये भी आपका राइट है। वही बात है, खाना है उसका 2 चमचे खाओगे नहीं अच्छा लगेगा तो कोई आपको मजबूर तो नहीं कर सकता। बट येस, समटाइम्स अगर आप वो वाला उन्स रखते हैं कि खाना आपकी माँ ने बनाया है और इसमें नमक ज़्यादा भी है तो आप खा लेंगे, राइट। सो वो एक उन्स अगर आपका किसी के साथ है तब आप ऐसे लाइसेंसेस देना शुरू कर सकते हैं, राइट। वो एक्टर्स हैं या टेक्नीशियंस हैं जो भी। सो आई डू फील, क्योंकि वो जो सिर्फ एक रीज़न है कि अच्छा चूँकि इतनी मेहनत से बनती है तो सबको पसंद भी आएगी, नहीं आती तो नहीं आती, इट्स ओके। आई मीन माई टारगेट ऑडियंस विद दैट वॉज नॉट कि अच्छा इसको सब देखेंगे, वो उनकी चंद हज़ार व्यूज़ हैं पॉडकास्ट के भी, बट मे बी इट इज़ फॉर पीपल लाइक यू हु आर इंटरेस्टेड इन द जर्नी एंड फॉर मी टू डॉक्यूमेंट कि ये मेरी टीम थी जिसने मिलके ये सब बनाया, एंड देन फॉर एनीबडी नहीं, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हमें भी नहीं पता होते। जैसे मुझे कमली से पता लगा, क्योंकि मैं जब कमली देखता था ना तो कोई भी सीन आता था तो मैं उस इन्वायरमेंट में चला जाता था। मैंने मुझे याद है मैंने रिव्यू में लिखा था कि जब पानी आता है तो आपको लगता है कि आप पानी में हो, जब कहीं पे आग जल रही है तो वो एक वार्म फीलिंग आपको फील होती है, बारिश हो रही है तो बारिश फील होती है। तो उसका वो फिर जब आपने वो उन पॉडकास्ट में बताया कि साउंड डिज़ाइन भी कोई चीज़ होती है, इसके अलावा प्रोडक्शन डिज़ाइन भी कोई चीज़ होती है, इनकी इस टाइमिंग में ये करना होता है, कैमरा की भी आपने कुछ टेक्निक्स बताई। आई मीन वही बात, यू सी इट्स सच अ कॉम्प्लिकेटेड art form which has a lot of technicalities to it also, and that is why it requires so many people to come together. So yeah, I mean ये तो अब हम इजाद करने वालों को दुआएं दें जिन्होंने ये आर्ट फॉर्म इजाद किया और फिर वो डेवलप होता गया, यू नो। साउंड डिज़ाइन जैसे अगर आपने बात की, साउंड डिज़ाइन इज़ सच अ critical and an important element of storytelling, you know. आपके टीवी ड्रामों में से जो एक चीज़ मिसिंग है सबसे बड़ी, वो साउंड डिज़ाइन है। इसीलिए हर जगह पे टैं पैं चैं म्यूज़िक, सारंगियाँ, सतार और गिटार और ड्रम बज रहे होते हैं, बिकॉज यू नो उन सीन्स के अंदर से अगर आप वो निकाल देंगे तो साउंड डिज़ाइन नहीं किया जाता, ना उसका वक्त दिया जाता है, ना उसके पैसे दिए जाते हैं। तो इसीलिए वो हर सीन का खालीपन ख़त्म करने के लिए उसमें म्यूज़िक घुसा दिया जाता है। तो फिल्म में मुझे ऐसे ये लगता है कि किसी तरह की भी फिल्म हो, चाहे कमर्शियल फिल्म हो या जो डिवीज़न की आप बात कर रहे थे, तो उसमें भी साउंड इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट। वो स्क्रीन तो सामने है, साउंड तो हर तरफ से आ रही है ना अब आपको। आई मीन कितना अरसा हो गया अब तो साउंड भी इवन हैज़ बिकम सो मच मोर डायनामिक। तो या इट इज़ अ टीडियस आर्ट फॉर्म। म्यूज़िक की बात करते हैं कमली की। वो जो मैंने इंटरव्यू के शुरू में बात की चूड़ियाँ की, और मैंने कहा था कि इन्फ्लुएंस मुझे नज़र आता है, तो जुल्फ़कार अली ने म्यूज़िक दिया आपकी फिल्म के लिए, 1-2 गाने उनके भी थे। तो वो आपको लगता नहीं कि एक सर्कल है जो पूरा होता है? सर्कल से ज़्यादा आई वुड से कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बहुत लेट लगा कि मुझे सीखने की ज़रूरत थी और मैंने सही वक्त पे नहीं सीखी, राइट। अब जैसे हम हमेशा बात करते हैं फ़िल्म के म्यूज़िक की, आपके यहाँ अब ये जो ख़ित्ता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हमारा पार्टीशन से पहले एक ही फिल्मों का अंदाज़ था बनाने का, उसके बाद में हमने अलग-अलग फिल्में बनाई, लेकिन एक कुछ अंदाज़ के अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं। सबसे बड़ी सिमिलैरिटी थी म्यूज़िक। दुनिया में मेरा नहीं ख्याल, मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई और ऐसा मुल्क है जो ये प्लेबैक सिंगिंग वाले गानों के साथ फिल्में बनाते हैं, राइट। नहीं बनते, कहीं पीछे चल रहा होता है, बट दिस एज सच एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द स्टोरी टेलिंग, यू नो। तो वो जब मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया
तो मुझे ये लगा कि नहीं, ये फिल्म का गाना कैन नॉट बी अ गाना विच यू एसेंशियली हेयर ऑन कोक स्टूडियो और बाय अ बैंड और बाय अ सिंगर्स ओन सोलो एल्बम। और ये चीज, एक चीज़ हमारे नए फिल्म मेकर्स में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। मैंने पिछले दिनों हुमैरा चन्ना जी का इंटरव्यू किया और वो बाकायदा कहते हैं कि प्लेबैक सिंगिंग नॉर्मल सिंगिंग से डिफरेंट है। बिल्कुल है। तो वो नॉलेज जब मुझे, और इसमें भी चूंकि ऐसा देखो लिप सिंक नहीं था कहीं पे भी, राइट? अग के अलावा, हाँ जी, अग में चूंकि वो सीन ऐसा है कि वो लड़कियां गा रही हैं, ऑल्दो दैट इज प्लेबैक सिंगिंग, बट कोई भी गाना लिप सिंक वाला नहीं था। बताना तो नो, मुझे लिप सिंक से शायद एतराज़ हो, या मुझे लगता है लिप सिंक इतनी स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्टिंग है कि वो अगर आपने बहुत अच्छा नहीं करे तो बुरा लगने लग जाता है, बहुत बुरा भी लग सकता है खाली लिप सिंक करना, यू नो। सो व्हेन आई वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ फिल्म म्यूज़िक इज़ मेड, सो मुझे याद आया कि मैं जो भी इन्फ्लुएंसेस अपने याद करूं इधर के, तो वो कहीं ना कहीं हर गाना जाके एक बंदे की तरफ जा रहा है। उनका नाम है जुल्फ़िकार अली साहब। पुराने उनसे, उन जैसे, उनसे बड़े या जो भी उनके साथ के लोग, बहुत से लोग चले गए दुनिया से, वो अब नहीं है। म्यूज़िक तो बहुत अच्छा बना। तो जुल्फ़िकार साहब, आई थिंक आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू हिम टू लेट इन लाइफ, and then it was also a short companionship that we had, you know. But मैंने तो अपने सीखने के लिए उनसे मैंने कहा कि मुझे मेलोडी गाने की, फिल्म के गाने की कैसे बनाई जाती है, वो गाना जो गुनगुनाया जा सके, वो गाना जो सिर्फ ये ना लगे कि आपने किसी बैंड से बनवा लिया है, you know. और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि वो गाना जो कहानी को सूट करे, या जो आप बेसिकली जब आप सिनेमा की उससे निकलें तो कोई गाने रह जाएं दिमाग में, तो वो इम्पैक्ट कमली में बहुत स्ट्रॉन्ग था। और बट अगेन उसमें मैं कहूँगा कि वो पूरा, फिर लेकिन जिस तरह कमली का अगर मैं बजट की बात करूँ तो उसके बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैज़ गॉन टू म्यूज़िक, बिकॉज इट वॉज नॉट जस्ट जुल्फ़िकार साहब, वो तो मेलोडी के लेवल पे, और उन्होंने बहुत सारे मेलोडीज़ बनाए। देन केम इन द म्यूज़िक प्रोड्यूसर, फिर साथ ने कुछ मेलोडीज़ उसको लगा कि आजकल के हिसाब से चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगे, एंड दैट वाज अ एग्रीमेंट कि हम, यू नो, पानी की जगह पे भी एक गाना था जो जुल्फ़िकार साहब ने बनाया हुआ था, काश की जगह पे भी एक गाना था जो जुल्फ़िकार साहब ने बनाया हुआ था, यू नो। सो बट देन सुहेल आ गए बीच में, फिर उसके अलावा हमारे जो हैं इज़्ज़त मजीद साहब से हमने रेशमा जी वाला जब लिया, तो यू नो वो इट बिकेम अ जर्नी। लाइक कमली का म्यूज़िक वॉज ऑन इट्स ओन लाइक अ जर्नी, एंड हैंस मुझे अब सिर्फ यही लगता है कि वो मेरी एक नॉलेज और लर्निंग का ज़रिया बन गया, फ्रॉम इज़्ज़त मजीद साहब टू साद सुल्तान टू सुहेल शहजाद एंड टू जुल्फ़िकार अली साहब। उन दिनों ना मैं बहुत ज़्यादा लॉलीवुड पे रिसर्च, चीज़, मैं ख्वाजा खुर्शीद अनवर का एक देख रहा था ट्रिब्यूट टाइप, उसमें उन्होंने बताया कि अगर हमारा सीन आउटडोर का है तो हमने ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजाने, इंडोर के इंस्ट्रूमेंट्स अलग हैं, आउटडोर के इंस्ट्रूमेंट्स अलग हैं। वो मुझे कहीं ना कहीं उसकी एप्लीकेशन कमली में नज़र आई। आई थिंक उसमें देखें बहुत सा क्रेडिट मैं साद को दूंगा। साद सुल्तान इज़ एन इनक्रेडिबल म्यूज़िक प्रोड्यूसर, कंपोज़र ऑल्सो। तो वो साद की भी समझ बूझ है, बिकॉज ये बिल्कुल वो नहीं है कि किसी को फ़ोन करके बोल दिया कि गाना चाहिए यार, लड़का लड़की को मोहब्बत हो रही है टाइप, वो ब्रीफ नहीं थी। वी वेंट थ्रू लाइक अ जर्नी, जहाँ पे हर एक को पूरी कहानी सुनाई जाती थी, स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दिया जाता था, या जुल्फ़िकार साहब के केस में जैसे मैं पूरा एक एक आगे पीछे क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, क्यों हो रहा है, यू नो, एंड देन ही वुड जस्ट, या मैंने समझ आ गया, चुप कर जा, एंड देन ही वुड जस्ट गो इनटू हिज वो, एंड देन ही वुड, यू नो। तो या आई थिंक वो जिस तरह से स्क्रिप्ट के ऊपर काम हो रहा था उसी तरह का, या शायद उससे ज़्यादा टू सम डिग्री, बिकॉज हम सब लोग उस परहेज़ से तो आ रहे थे, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई डू फील कि लिप सिंक वाले गाने या जो प्लेबैक वाले गाने हैं वो थोड़ा सा तो ऑडियंस का मिजाज बदल गया है, राइट? पीपल डोंट ऑलवेज, बॉलीवुड में भी बदल गया, यू नो। एंड तो इधर वही था कि चूँकि हमें नहीं वो एग्जैक्ट उस फॉर्मूला पे नहीं जाना था, so I still wanted songs which, you know, can stay with you, and which also which are in the sort of the big universe of the film. वो बिल्कुल ऐसे ना लगे कहीं से भी कोई गाना जो है ना वो बीच में कूद पड़ा है आके ना, वो नहीं लगता, वो नहीं लगता। हम जैसे एंड था, तो मुझे जैसे आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे मुझे जैसे यही था, मैंने कहा हाँ भाई फिल्म के क्लाइमैक्स में तो एक ट्रैजिक गाना होता है, राइट? एक दुखी गाना एंड में आता है।
सो वो क्या होगा, तो अब आप अपनी मेमोरी, मैंने याद किया, मैंने कहा हाँ जिस तरह नुसरत फ़तेह अली खान साहब के गाने आ जाते हैं, या यू नो आई वाज लाइक देयर वाज लंबी जुदाई बाय रेशमा जी, एंड सडनली देन दिस होल आइडिया केम अबाउट कि वो एक साहब हैं, उनके पास रेशमा जी के अनरिलीज ट्रैक्स पड़े हुए हैं, सो हम उनसे राइट्स ले सकते हैं, एंड दैट आई वाज लाइक, या अगर मुझे फॉर्मूले में जाना है और एंड में एक दुखी गाना आना है, देन इट हैज़ टू बी रेशमा जी. वो आई वॉज रेडी टू यू नो sell everything and get that song. I was like, ये गाना मुझे चाहिए बस, and we will. But I think the main captain there was Saad, and then फिर ये बाकी सब लोगों की बड़ी बड़ी contribution, क्योंकि जुल्फ़िकार अली साहब के 2 tracks हैं इसमें, एक मुखड़ा and अग. Sohail Shehzad भी, when you know Sohail has composed Naina himself. Naina. He has written Naina himself. He's the lyricist himself. You know. तो वो काफ़ी कुछ, एंड देन माई सिंगर्स आई बी ऑनेस्ट, फ्रॉम आतिफ टू ज़ेब टू ज़ैनब, एंड देन ऑल दैट लवली ensemble जो उसमें है आग में. सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग जर्नी. अब तो मुझे वो पुराना गाना है रात चांदनी में अकेली, मुझे वैसा वैसा लगता है थोड़ा थोड़ा. हाँ, अब तो जुल्फ़िकार अली साहब ने मुझे बताया था कि इट इज़ द सेम फैमिली ऑफ राग, या जो भी आप उसका एक वो कह लो, म्यूजिक अरेंजमेंट. इट इज़ अखां विच कजला. ओके. अखां विच कजला ढोलना वे तेरे मेहंदी वाले हाथ सब नू ला दिया अग. Oh, yes. राइट. सो ही वुड एक्सप्लेन टू मी कि यू नो हाउ म्यूजिक इज मेड, कि आप उसकी एक बड़ी फैमिली ऑफ रागाज होती है, फिर राग के अंदर जो भी और दीगर लवाजमात होते हैं. फिर I think the best learning for me was how he said कि आजकल की सिंगिंग में सिर्फ एक ही है जो पॉप शॉप में चल जाता है, कि यू नो जो लफ्ज़ की अदायगी है वो उसकी इमोशन के अकॉर्डिंगली होती है, राइट. या जो लफ्ज़ खुद से एक अपना मीनिंग लेकर आ रहा है, तो उस मीनिंग से अगर आप डाइवर्ट कर रहे हो, देन यू शुड नो व्हाई यू आर डूइंग दैट. If it's a love song, then it needs to be sung like a love song, right? If there is a word which has to sort of, you know, somehow elicit softness, then it has to be delivered softly. It cannot be like a qawwali type singing, you know. आप कवाली एक उसके लिए कैफियत के लिए गाते हो, आप कवाली किसी से मोहब्बत का एतराफ़ करने के लिए नहीं गाते, राइट. शादी के गाने का एक अपना मिजाज है. सो वो जो सिंगर्स को जैसे वो he unlocked that for me, कि how when a music director directs a singer, it's almost like a director directing an actor, you know. So wo, and I think then Saad, as I said, he really you know worked with all his soul and his heart, and not just that, like you know Saad did the background score also, and I think Kamli is a very music heavy film. मैंने कभी इतना बैकग्राउंड स्कोर किसी फिल्म में नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत फ़ैन नहीं हूँ. मैं तो बैकग्राउंड स्कोर भी सुनता हूँ गाड़ी में चला कि कुछ मेरे बड़े फेवरेट हैं. तो वो साथ again, you know, I mean there was a lot of like hard work that has gone into